अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आपको न्यूज़ कैफ़े में अपनी टीम के साथ खुशामदीद कहेंगे। जनाब, आज की सुबह कैसी रही और कैसी गुजर रही है ये तो आपसे पूछेंगे, लेकिन अपनी सुबह का आगाज़ एक नई और मुस्कुराती सुबह के साथ मैं करती हूँ। घर से निकली, मौसम बहुत प्यारा था और काफ़ी दिनों से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत रंगीन है और उसकी वजह से दिल का, मन का मौसम भी रंगीन हो जाता है। जब आप काम करने निकलते हैं तो आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से होता है। अगर मौसम अच्छा हो, आपके अंदर का मौसम अच्छा हो, तो आपके इतराफ़ के सारे मौसम अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं। बारिश कब होगी, बारिश का ये स्पेल कब शुरू होगा, ये महकमा मौसमियात वाले यकीनन गाहे बगाहे आगाही तो दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो एक बारिश का जो एक सिलसिला है वो शुरू नहीं हुआ है अभी तक। और डर ये भी लगता है कि अल्लाह ना करे ऐसी बारिश ना हो जो अब्र रहमत के बजाय ज़हमत बन जाए उन लोगों के लिए जिनके लिए बारिश रहमत नहीं रही है और वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और हम तमाम लोगों को इस ज़हमत से महफूज रखे। लेकिन बारिश का अपना एक मज़ा है, बारिश का अपना एक मौसम होता है, पकवान बनते हैं, मज़े मज़े के पकोड़े, फ़िश खाई जाती है, एक मौसम में एक सुंदरपन आ जाता है, खूबसूरती चारों तरफ फैल जाती है। तो मैं तो बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करता है। लेकिन यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि अभी तक कहीं बहुत हल्की हल्की फुहार कल पड़ती हुई दिखाई दी थी, जो कि ना होने के बराबर था। तो आप लोग बताइए कि आप लोग सुबह उठेंगे, आज का दिन आपने अपने लिए क्या मैनेज किया है, क्या सोचा है आज के दिन आपको क्या करना है, अपने दिन के आगाज़ को किस तरह से कारआमद बनाना है और अपने रूटीन के साथ कैसे चलना है। एक और बड़ी अहम बात, जब आप लोग उठा करें सुबह, अल्लाह का नाम लेके हम सारे लोग उठते हैं, लेकिन एक दफ़ा अपने आप को देख के ये ज़रूर कहा कीजिए, आई एम द बेस्ट। यकीन करें आप वाकई बेहतरीन होंगे जब आप ये कहेंगे आई एम द बेस्ट, और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, या मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। और इसी अज़्म और इसी हौसले के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है और हर दिन का आगाज़ बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है। जनाब, स्कूल तो खुल चुके हैं, आप लोगों की सुबह यकीनन जल्दी हो चुकी होगी और बच्चे स्कूलों को निकलना शुरू हो चुके होंगे और माँ बाप अब थोड़ा सा फारिग होकर बैठ के टीवी लगा रहे होंगे या अपने घर के उमूर जो है वो निपटा रहे होंगे। तो यहाँ हम बात करें कुछ ख़बरों के हवाले से, अगर बात करें तो सबसे पहले दो तीन आपको अहम ख़बर देते चलें। एक जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद हैं, उन्होंने जो बिल बोर्ड्स हैं और जो स्टीमर्स हैं उनको हटाने का फ़ैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत उनका ये फ़ैसला है और उन्होंने जो नॉर्थ नाज़िमाबाद का पूरा इलाका है वहाँ से बिल बोर्ड्स और स्टीमर्स हटाना है शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब हवा चलती है या बारिशें होती हैं तो सबसे ज़्यादा मुमकिना हादसा जो है वो इसी वजह से होते हैं। तो हम जो बात ये कर रहे थे, जो हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई वो इस तसल्ली के लिए थी कि नाज़रीन इस हवाले से खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जो इससे पहले इन बिल बोर्ड्स, दरख्त गिरने और स्टीमर्स की वजह से पेश आए हैं। लेकिन ज़िंदगी की इस हकीकत को किस तरह से आगे लिया जा सकेगा और ज़िंदगी को इसी तरह से चलते रहने का नाम है। एक और एक अहम ख़बर इक़्तिसादी राबता कमेटी के हवाले से आपको ये बताते चलें कि 10 अरब रुपए की रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से, जो कि खुशाइन ख़बर है। और इस खबर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जो फ़नकार हैं हमारे, जो हमारे मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। बड़ी खुशाइन बात है भाई। हम आपको बताते चलें कि जो फ़नकार बरादरी है हमारे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं या वो उम्र की स्टेज पे आ जाते हैं कि जब उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता, या फिर कोई बहुत अच्छा फ़नकार हो या कोई दरमियाने दर्जे का फ़नकार हो, और उस फ़नकार के हवाले से ये बताते चलें कि वो जब अपनी फील्ड में होता है, काम कर रहा होता है और अल्लाह ना करे उसके ऊपर कोई उफ्ताद आ जाए या कोई ऐसी परेशानी आ जाए और उसको फाइनेंशियल क्राइसिस में वो आ जाए, तो उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस को किसी हद तक कम करने के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है, जो कि वाकई एक और खुशाइन ख़बर है। यहाँ एक और अहम बात बहुत है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हवाले से जो हम बता रहे थे कि ये रिलीफ जो दिया गया वाकई इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और किस किस्म के फ़वाइद हासिल होंगे, और जो ये
हुकूमत की तरफ से, जो कि IMF की पाबंदियों के बाद जो मुश्किलात आई हैं और जिस महंगाई के हवाले से बात हो रही है, क्या उसमें कोई खातिर खा कमी आएगी या नहीं आएगी? लेकिन ये तो बात यहाँ पे बिल्कुल सच है कि जब एक दफ़ा महंगाई में इजाफा हो जाए तो उसकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। और न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत, न सिर्फ किराए, और हम जिसकी बात कीजिए, जो डॉलर रेट का एक जो बढ़ता हुआ रुझान है, उससे पूरे मुल्क में महंगाई असरअंदाज होती है। गरीब तबके की बात करें, मिडिल क्लास तबके की बात करें या एलीट क्लास की बात करें, सभी डिक्लाइन का शिकार हुए इस महंगाई के हवाले से। हुकूमत क्या कर रही है, या हुकूमत क्या रिलीफ देना चाहती है, या हुकूमत आगे क्या रिलीफ देगी, और आने वाले वक्तों में जब इलेक्शंस होंगे, हुकूमत के पास क्या क्या एजेंडा है जिसके ऊपर वो काम कर रही है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एक अहम खबर जो कि आज का हमारा टॉपिक है, हम उस हवाले से थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताते चलें, वो है कि पाकिस्तान को चलना है तो आगे बच्चे को चलना है, और बच्चे को चलने के लिए पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना है। एक भरपूर पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे हम आपको इसकी तफसील में जाने से पहले हमारे साथ डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और इस पोलियो मुहिम का हिस्सा भी हैं। वो हमें क्या बताएंगे, उनसे ज़रूर रब्ता कर रहे हैं हम। डॉक्टर साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, इस पोलियो मुहिम के हवाले से हम अब थोड़ी देर में वक्फे पे जाएंगे और उस हवाले से हम आपसे डिटेल्स तो पूछेंगे, लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये बताती चलूँ। नाज़रीन, आपकी जानने के लिए बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान में किसी हद तक पोलियो मुहिम जो चली, और अभी से नहीं काफ़ी अरसे से चल रही है, और 5 साल से जो 5 साल तक के बच्चे उनको सबको पोलियो के ख़तरे पिलाए जाने की मुहिम अरसे से चल रही है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा तबका है, वो अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाते हैं, और किसी हद तक पोलियो जैसे मूजी मर्ज में कमी भी आई है। लेकिन अभी भी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 मुल्क ऐसे हैं जिसमें पोलियो के वायरस पाए जाते हैं। अगर आज बच्चे को चलना है तो पोलियो कतरे ज़रूर पिलाना है। पोलियो मुहिम का नया आगाज़ शुरू हो चुका है। ये दूसरा मरहला है जो कि जिसका आगाज़ हो चुका है। 7 अगस्त से 11 अगस्त तक पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ हो चुका है, और इस आगाज़ में 5 साल तक के बच्चों को, 5 मिलियन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जो कि कराची से लेके पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ अजला है, वहाँ के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसकी डिटेल्स क्या है हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ शहजाद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप आगाही दीजिएगा इस दूसरे मरहले के हवाले से। पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा, पहला मरहला कब ख़त्म हुआ था और कहाँ तक सक्सेसफुल रहा है? जी, मैं थोड़ा सा इससे भी पहले बैकग्राउंड बताऊंगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक किस्म का वायरस जो है वो साउथ केपीके में सर्कुलेट कर रहा है, और उसकी वजह से जो साउथ केपीके डेरा इस्माइल खान और बन्नू डिवीजन के अजला हैं, उनमें पोलियो के फैलने का खतरा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक में भी कि 14 में से 10 माहौलियाती नमूने में अफगानिस्तान का वायरस पाया गया है, और उस अफगानिस्तान के वायरस के फैलने का जो रूट है वो केपीके में पेशावर और खैबर के अजला है, बलूचिस्तान में कोयटा, किला अब्दुल्ला, पशीन और चमन, और इसके बाद कराची। तो ये वो अजला है जहाँ पे अफगानिस्तान से या बन्नू से वायरस के फैलने का खतरा है। इसलिए हमने उसके रिस्पांस में पोलियो की कैंपेन शुरू की है। 1 से 5 अगस्त तक ये बलूचिस्तान के अजला में की है, और जो दूसरी स्टेज है उसमें 7 से 11 तक, जैसा कि आपने कहा, सिंध में, कराची और हैदराबाद, और उसके बाद केपीके के अजला में ये कैंपेन शुरू की जा रही है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये किस तरह से जो पोलियो वायरस की आपने बात की, मैं अपने नाज़रीन की आगाही के लिए बताती चलूँ कि दुनिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुकी है। सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोलियो के वायरसेस पाए जाते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि किस तरह से डेवलप होता है। आपने जैसे कहा कि अफ़गानिस्तान से इसके जो जरसूमे हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल होते हैं, तो ये कंटेमिनेट किस तरह करता है? जी, फीकल रूट होता है, यानी कि ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है, और ये हमारी इंटेस्टाइन में होता है, तो ये अब्जॉर्ब होकर नर्वस सिस्टम में जाता है और हमारी नर्व्स को परमानेंटली डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे अपर लिम या लोअर लिम या बोथ
وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی irreversible ہوتا ہے۔ علاج نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی کہ پولیو ایسی ایک بیماری ہے ناظرین، آج آپ جی اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں اور اپنے بچوں کو چلنا سکھائیں، اور اچھا رہے گا پاکستان جب چلے گا پاکستان۔ تو ہمارے وہ بچے کیوں محروم رہیں جن کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جاتے اور وہ کسی معذوری کا سبب بن جاتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا، اور ہم بھی آپ کو یہاں بڑے ایک آسان الفاظ میں بتاتے چلیں کہ جو پولیو کا وائرس ہے جب باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہ آپ کے نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، اور آپ زندگی بھر کے لیے یا تو ٹانگوں سے یا پھر ہاتھوں سے مفلوج ہو جاتے ہیں، یعنی پیرالسس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں سرایت کر جاتا ہے، یا آپ کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ ٹریول کرتا ہے، پھر یا تو آپ کی ٹانگیں یا پھر آپ کے ہاتھ معذور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اس مفلوجی سے بچائیے اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہیے گا کہ اس مہم کا آغاز ہوا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت اس سال کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ کیا اس میں گریجولی کمی آ رہی ہے؟ جی، اس میں بہت سارے فیکٹرز میرا خیال ہے عوام کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 1994 میں جب ہم نے پولیو کمپین شروع کی تھی، جی اس وقت پاکستان میں ایک سال میں 22,000 لوگوں کو پولیو ہوتا ہے۔ جی اس پچھلے سال صرف 20 لوگوں کو ہوا تھا، اور اس سال صرف 2 بچوں کو پولیو ہوا ہے۔ سو ہم نے بہت زیادہ پروگرس کی ہے، 22,000 24,000 سے الحمدللہ۔ اگر ہم 2 کیسز تک آ گئے ہیں۔ ٹھیک، لیکن کیونکہ اب وائرس یہی 2 ممالک میں رہ گیا ہے، ساری دنیا میں یہ وائرس ختم ہو گیا ہے، اس لیے اگر ہم اپنے ملک سے پولیو وائرس ختم نہیں کریں گے تو جیسا کہ آج کل سننے میں بھی آ رہا ہے، دوسرے ممالک ہم پہ پابندیاں لگا دیں گے کہ جو بھی لوگ ہمارے ملک سے ان ممالک میں سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو پولیو ویکسینیشن لازمی ہوگی، اور اس کے بغیر وہ ٹریول نہیں کر تو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ پابندی تو ابھی بھی لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہو تو آپ کو پولیو سرٹیفکیٹ لازمی دکھانا ہوتا ہے، جو کہ رجسٹرڈ ہو، جس میں یہ پتا ہو کہ آپ نے جی پولیو کے قطرے پیے ہوئے، نہیں تو وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی روک کے پولیو کے قطرے پلا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی، اور یہ پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی۔ جی اور یہ پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی، اس لیے یہ ہمارے لیے ایک باعث شرم بھی ہے کہ پاکستان جیسا ایٹمی ملک جو ہے وہ جس میں ابھی تک یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کا مقابلہ افغانستان سے ہے جو لاسٹ 2 ممالک جن میں پولیو ختم نہیں ہوا۔ سو گورنمنٹ کے لیے بھی ہمارے لیے بحثیت قوم بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمیں اس کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مکمل طور پہ خاتمے کے لیے اب کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی، اب جو ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کچھ اضلاع میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کا ویکسین پر اعتماد اب بھی اتنا نہیں ہے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلاتے، اور اب جو لاسٹ کیسز پولیو کے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی بچے ہوتے ہیں جن کے والدین پولیو کے ویکسین پلانے سے انکاری ہوتے ہیں۔ تو وائرس جو ہے وہ اس طرح کے سسپٹیبل بچے ڈھونڈ لیتا ہے، اور ان میں یہ کیس ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ والدین جنہوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائے یا بہت کم پلاتے ہیں، وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارا سوسائٹی کا سب کا کام ہے کہ ایسے والدین کو کنونس کریں کہ اگر ہم اب سے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو یہ بہت اچھی، لہذا ان بچوں کو انکاری والدین کو، ٹھیک ہے آپ نے کہا انکاری والدین کو اقراری بنانا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، جب ہم پولیو ویکسین کی بات کرتے ہیں، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے لے کے کتنے مراحل ہوتے ہیں جب تک 5 سال کی عمر تک آپ نے وقفے سے گاہے بگاہے پولیو کے قطرے پلانے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ڈوز مس ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، اس میں بھی کچھ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے۔ جن ممالک میں یہ پولیو کی وبا نہیں پھیلی ہوئی، ان ممالک میں روٹین ایمیونائزیشن کے ذریعے 3 دفعہ پولیو کے قطرے پلا دینا کافی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن جو انڈیمک کنٹری ہے جیسے پاکستان اور افغانستان ہے، اس میں 3 دفعہ قطرے پلانا کافی نہیں ہے،
اور جتنی دفعہ ہم قطرے پلاتے ہیں اتنی دفعہ ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ جن جن علاقوں میں وائرس آ جاتا ہے ان علاقوں میں لازمی ہو جاتا ہے کہ بچوں کو اضافی ویکسین دی جائے. اس لیے زیادہ سے زیادہ دفعہ جب بھی ہماری پولیو ٹیمیں آپ کے گھر آئیں تو ان کو قطرے پلائیں, اس سے ان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا, پولیو سے بچاؤ ہوگا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں پولیو کے قطرے پلانا چاہیے یا پلانا ضروری ہوتا ہے, جیسے کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ایک ٹائم کے لیے, جیسے کہ آپ لوگوں نے ابھی یہ اگست میں یہ مہم شروع ہوئی ہے, یا کسی بھی وقت پولیو کے قطرے پلائے جا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کبھی بچے بخار میں ہوتے ہیں یا کبھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, تو کیا اس دوران بھی قطرے پلائے جا سکتے ہیں اور اس کا کوئی برا امپیکٹ نہیں آتا, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے؟ جی, یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں یا بخار, کھانسی, نزلہ, زکام کی صورت میں ویکسین کا کوئی نقصان نہیں ہے. ویکسین اس کا میکانزم آف ایکشن ڈفرینٹ ہے. یہ آپ کے جسم میں ایک قوت مدافعت کو ٹریگر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. لہذا جب بھی ہماری پولیو کی ٹیم آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا کسی قسم کا اس کے اوپر نقصان نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, سلسلے کو کنٹینیو کریں. آج فیصلہ کرنا ہے, اگر کل بچے کو چلنا ہے اور بچہ چلے گا تو پاکستان چلے گا. جی ہاں, پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے. یہ 1 اگست سے شروع ہوا تھا جو کہ 5 اگست تک رہا, اور اب 7 اگست سے شروع ہوا ہے اور یہ چلے گا 11 اگست سے, جس میں سندھ, کراچی, حیدرآباد اور قریب کے جو علاقے ہیں وہ شامل ہیں, اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور اس کے قریبی اضلاع کے وہ تمام تر علاقے شامل ہیں جہاں پولیو وائرسز پائے جاتے ہیں. یہ پولیو وائرسز کس طرح سے پائے جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی ڈیٹیلز میں سے پہلے بھی بتایا تھا, اس کا خاتمہ کس حد تک ممکن ہے, اور کیا یہ اس کا زیرو خاتمہ ممکن ہے, اور کیا پاکستان بھی ان تمام تر ممالک میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ پولیو فری کنٹریز ہیں. ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہمارا ملک, ہمارے بچے پولیو جیسے موذی مرض سے محفوظ رہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آگاہی یہ دیجیے گا کہ اس سال کسی حد تک ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے پاکستان کو پولیو فری کرنے میں. آپ نے جیسے کہ بتایا کہ 2 کیسز ابھی تک پائے جا چکے ہیں بس, اور کس حد تک اور کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے اوپر اور محنت کریں اور اپنے ملک کو پولیو فری کنٹری میں شامل کر دیں؟ جی, ہمارا جو ٹارگٹ ہے, جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمارا جو وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے جو ہم نے آج سے 5 سال پہلے کیا تھا کہ دسمبر 2023 تک ہم پاکستان کو 0 کر دیں گے. دسمبر 2023 کے بعد پاکستان میں کوئی پولیو کا کیس نہیں ہوگا, اور پھر اگر ہم 3 سال تک پورے پاکستان میں کوئی کیس نہیں ہوگا تو 2026 میں the world will celebrate a polio free world. Wow, that is a dream. اور یہ دنیا میں مین کائنڈ کی طرف سے, انسان کی طرف سے ایک دوسری بیماری ہوگی اسمال پاکس کے بعد جس کا انسان نے دنیا میں اس کا خاتمہ کیا ہے. تو جو ابھی ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی میٹنگ اور انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ جو پوری پروگرام کو ریویو کرتا ہے, اس کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از آن کورس. یہ ممکن ہے, یہ جو خواب ہے پولیو ایریڈیکیشن کے پروگرام میں کہ اس سال کے آخر تک ہم 0 پولیو پہ لے کے آئیں گے پاکستان کو, یہ خواب ایک حقیقت ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کے یہ جو لاسٹ لسٹ کلوز ہونے کے بعد جو چند بچے رہ گئے ہیں 1%, 2% جن میں یہ وائرس سروائیو کرتا ہے, اگر ہم ان کو بھی ریچ کر سکیں تو انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک
हम ये ख्वाब के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर जो है, जब इसके ऊपर बात करता है और दुनिया भर से जिन बीमारियों का खात्मा चाहता है, तो वो जो कोई एक आध मुल्क जैसे कि पाकिस्तान रह गए, तो इन लोगों के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और कितने वो हेल्पफुल साबित होते हैं मुल्क की इस जो हमने एक मुहिम चलाई है उसमें मददगार कितने साबित होते हैं? जी देखें, कोविड ने हमें एक लेसन सिखा दिया कि वायरस एनीवेयर इज वायरस एवरीवेयर। आप वायरस बॉर्डर्स नहीं देखता, इसलिए अगर पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वायरस है तो पूरी दुनिया को पता है कि ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। यानी कि ये पूरी तो दुनिया का जितनी मसला है। कंसर्न, जी, जितनी कंसर्न हमें है कि पाकिस्तान से पोलियो खत्म करना है, उतनी ही कंसर्न वर्ल्ड कम्युनिटी को भी है कि पाकिस्तान से पोलियो खत्म करना है, ताकि उनके मुल्क में और उनके बच्चे महफूज रहें। ठीक है। तो डोनर कंट्रीज सपोर्ट वगैरह इस वक्त कमिटमेंट एक्सीलेंट है। पाकिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, यानी कि सारे लोग एक चीज के ऊपर मुत्तफिक है कि पाकिस्तान को जो है वो पोलियो फ्री कंट्री बनाना है। डॉक्टर साहब, एक और अहम बात, बहुत ज़रूरी सवाल है, मुझे ये भी बताइएगा कि ये पोलियो वायरस, जैसे कि आपने कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल होता है, लेकिन ये पैदा किस जगह पे होता है और ये बॉडी में कैसे जाता है? यानी कि ये जो जरासीम है या जो ये वायरस है, क्या ये किसी गंदगी में पैदा होता है या ये किस तरह से बॉडी में जाता है? जी, मैंने ये नहीं कहा कि वायरस सिर्फ अफगानिस्तान से आ रहा है। मैंने कहा कि पाकिस्तान का भी एक वायरस है जिसका नाम YB3C है और एक अफगानिस्तान का वायरस है YB3A। वो दोनों इस वक्त पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, लिहाजा दोनों तरफ से खतरा दुगना है इसका। और जो मैंने आपको बताया था कि इसका फीको ओरल रूट है, ये जो फुजला है आदमी का पखाने है, उसमें ये वायरस एक्सक्रीट होता है, गंदगी में जाता है। और अगर हमारी सफाई अच्छी ना हो और पानी साफ ना हो और सीवरेज और पीने का पानी साथ साथ हो, तो इस तरह ये कंटेमिनेशन से ये बच्चे में जो उसको सफाई का वो स्टैंडर्ड नहीं होता, तो वो मुंह के जरिए वो वायरस जो है वो उस बच्चे में दाखिल हो जाता है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि अब जिन बच्चों में या जिन लोगों में पोलियो पाया जाता है, उनका हमने अभी तक ये सुना है कि उनका इलाज नामुमकिन है, लेकिन उन्हें किस हद तक काबिल फ़ाल बनाया जा सकता है और किस हद तक पॉसिबिलिटी है उनके इलाज की? देखें, पोलियो एक ला इलाज मर्ज है। आप इसकी प्रिवेंशन मुमकिन है, आप इसको बचाव कर सकते हैं और सिर्फ 2 कतरे पिलाने हैं और आपका बच्चा के महफूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उसको पोलियो हो जाता है तो फिर उसका इलाज नहीं है। ताहम अगर किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा दफ़ा वैक्सीन ली हो, तो जो उसमें पोलियो का अटैक होता है वो इतना शदीद नहीं होता, लिहाजा ये पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चे में अगर पोलियो होगा भी तो उसका फालिद जो है वो इतना शदीद नहीं होगा और उसमें कुछ कमी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हो गया तो इलाज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे एक आखिरी मैसेज लेना चाहते हैं अपने उन तमाम तर देखने वालों के लिए जिनके घरों में मासूम छोटे बच्चे मौजूद हैं, या वो लोग जो कहीं ना कहीं किसी वजह से कभी पोलियो का शिकार रहे होंगे, तो उन लोगों को एक मैसेज दीजिए कैसे अपने बच्चों को, एनवायरनमेंट को क्लीन करें और अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचाएं। जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 मैसेज जरूर डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि जब भी हमारी पोलियो की कैंपेन होती है तो इसमें हमारे 3,70,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर 5 दिन के अंदर हर घर में, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बर्फबारी हो रही हो, वो हर घर में जाते हैं। और इसके अलावा 80,000 से ज़ायद पुलिस और आर्मी एहलकार उनकी हिफाजत पे तैनात होते हैं। ये एक ह्यूज ऑपरेशन होता है, तो लिहाजा अगर पोलियो वर्कर आपके घर पे आए तो वो एक फल के लिए आए हैं, तो उनके साथ ताउन किया जाए। जी डॉक्टर साहब, आपका अगला मैसेज। जी हाँ, दूसरा मेरा मैसेज यही है कि हम बहुत करीब हैं
یہ ویکسین انتہائی سیف ویکسین ہے. افغانستان میں بھی یہی ویکسین